आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सरल रेखाएं, स्ट्रेट लाइंस। तो देखिए इसके महत्वपूर्ण फॉर्मूले जो आपने 10th क्लास में भी पढ़े थे, एक बार फिर रिमाइंड कराने जा रहा हूँ। पहला है कि दो बिंदुओं, पहला बिंदु है x1 y1 और दूसरा बिंदु है x2 y2। इनके बीच की दूरी का क्या फॉर्मूला है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होगा d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कैसे याद करेंगे? पहले में से पहला घटा करके होल स्क्वायर करना है, प्लस दूसरे में से दूसरा घटा के होल स्क्वायर करना है, और इसका क्या लेना है? अंडर रूट। तो ये हुआ दो बिंदुओं के बीच की दूरी। फिर देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष x1 y1, x2 y2 और x3 y3 हो। मान लीजिए एक त्रिभुज है जिसका पहला शीर्ष है x1 y1, दूसरा शीर्ष है x2 y2 और तीसरा शीर्ष है x3 y3। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा था? 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ध्यान रहे कि इस फॉर्मूले पर प्रश्न पूछे जाते हैं, और किस प्रकार से पूछे जाते हैं कि यदि तीन बिंदु संरेख हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी किसी एक पॉइंट में x डाल देगा और पूछता है x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, यदि तीन बिंदु संरेख हो, संरेख का मतलब सीधी रेखा में हो, तो क्या होगा? उनसे कोई त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। और जब त्रिभुज बनेगा नहीं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र अभी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरा फॉर्मूला है, दो सरल रेखाओं के बीच का कोण अगर थीटा है, अगर दो स्ट्रेट लाइन है उनके बीच का एंगल है थीटा, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉडुलस। m1 क्या होगा? m1 होगा पहली रेखा की प्रवणता, और m2 क्या होगा? m2 होगी दूसरी रेखा की प्रवणता। अब प्रवणता निकालते कैसे हैं? देखिए सरल रेखा का जो व्यापक समीकरण होता है वो क्या होता है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। रेखा का व्यापक समीकरण क्या होता है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब इस रेखा की प्रवणता का फॉर्मूला है m इज इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक अपॉन y का गुणांक, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं रेखा लिखता हूं 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो बताइए इस रेखा की प्रवणता क्या होगी? क्या फॉर्मूला था? माइनस तो आपको लिखना ही है, और x का गुणांक अपॉन y का गुणांक, ठीक है ना। तो इस रेखा की प्रवणता कितनी होगी? -2/3। नोट करिए रेखा की प्रवणता के बाद देखिए ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये क्या है बताइए? ये है सरल रेखा का व्यापक समीकरण। ये क्या है? सरल रेखा का व्यापक समीकरण। अब रेखा के तीन रूप होते हैं। पहला रूप होता है प्रवणता अंतःखंड रूप। रेखा का पहला रूप क्या है? प्रवणता अंतःखंड रूप। प्रवणता अंतःखंड रूप इसे बोलते हैं हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब जैसे ये दिया हुआ है रेखा का व्यापक समीकरण, प्रवणता अंतःखंड रूप, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? देखिए ये रूप होता है, नोट कर लीजिए, प्रवणता रूप रेखा का समीकरण होगा y बराबर mx प्लस c। प्रवणता रूप रेखा का समीकरण क्या होता है? y बराबर mx प्लस c। अब इस व्यापक समीकरण को आप प्रवणता रूप में कैसे चेंज करेंगे? ध्यान दीजिए, इसके लिए क्या करना है? केवल y वाले इधर रखने हैं, बाकी को दूसरी साइड ले जाना है। तो dy इक्वल टू किसके हो जाएगा बताइए? -ax माइनस c, ठीक है। अब b से डिवाइड कर दीजिए दोनों ओर, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस के a बाई बी इंटू एक्स माइनस सी बाई बी। तो देखिए ये कौन से रूप में कन्वर्ट हो चुका? ये प्रवणता अंतःखंड रूप में कन्वर्ट हो चुका। y बराबर mx प्लस c का रूप बन चुका। तो अगर मैं y बराबर mx प्लस c से तुलना करता हूं तो बताइए रेखा की प्रवणता कितनी होगी? बताइए रेखा की प्रवणता कितनी होगी? m की वैल्यू होगी माइनस a बाई बी। m क्या है? हमारी रेखा की प्रवणता। और c क्या है बताइए? c क्या होगा? ये वाला c क्या होगा बताओ? c बोलते हैं y एक्स पर कटा अंतःखंड। c को क्या बोलते हैं? y एक्स पर कटा अंतःखंड। तो c की वैल्यू कितनी होगी? माइनस के c बाई बी। तो देखिए आपने रेखा की प्रवणता भी निकाल ली और y एक्स पर कटा अंतःखंड भी ज्ञात कर दिया, ठीक है ना।
अब दूसरे रूप का नाम है अंत्यखंड रूप। जो रेखा का दूसरा रूप है वो है अंत्यखंड रूप। इसे बोलते हैं आप इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म। अब अगर कोई रेखा दे रखी है तो उसे इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? उसका तरीका है कि x और y वाले एक साइड रखने हैं और कांस्टेंट को दूसरी साइड ले जाना है। यानी क्या मतलब, ax प्लस by इज इक्वल टू क्या कर देना है, माइनस c को आप दूसरी साइड ले जाएंगे। और यहाँ पे आपको क्या बनाना है, 1 बनाना है। क्यों बनाना है बताइए? क्योंकि रेखा के अंत्यखंड रूप का समीकरण होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1। a क्या होगा, a होगा x अक्ष पर कटा अंत्यखंड और b क्या होगा, y अक्ष पर कटा अंत्यखंड। यानी x y वाले पहले एक साइड रखिए, कांस्टेंट को ले जाइए इधर। अब इस कांस्टेंट से आपको डिवाइड करना है दोनों ओर, यानी यहाँ पे क्या बनाना है आपको, 1। तो ये बन गया आपका ax अपॉन माइनस सी प्लस by अपॉन माइनस सी। लेकिन देखिए यहाँ पर आपको रखना था केवल x, तो यानी a हटाना है आपको, तो कहाँ जाएगा बताओ, नीचे जाएगा। तो x अपॉन कितना हो जाएगा, माइनस सी अपॉन a और प्लस y अपॉन हो जाएगा माइनस सी बाई बी और इज इक्वल टू 1। तो जो x के नीचे है इसे बोलते हैं x अक्ष पर कटा अंत्यखंड, जो y के नीचे इसे क्या बोलते हैं, y अक्ष पर कटा अंत्यखंड। नोट करिए। फॉर्मूलों के बारे में मैंने आपसे बताया था, उन फॉर्मूलों पर आधारित कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखने जा रहा हूं। देखिए पहला प्रश्न है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 7,6 और 3,4 से समान दूरी पर है। देखिए x अक्ष पर बिंदु क्या होगा, आप जानते हैं कि x अक्ष पे किसकी वैल्यू 0 होती है, y की वैल्यू 0 होगी। x अक्ष पर y का मान 0 होता है, y अक्ष पर x का मान 0 होता है, ठीक है ना। तो अगर कोई पूछता है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो x अक्ष पर बिंदु क्या मान हो गया, x अक्ष पर y का मान कितना होगा, 0। तो आप लिखेंगे माना, पहला क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, माना x अक्ष पर कौन सा बिंदु है, माना x अक्ष पर बिंदु क्या है बताइए, h, 0। x अक्ष पर बिंदु क्या मान सकते हैं, h, 0। यानी x अक्ष पर x की तो कुछ वैल्यू होगी बट y की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो देखिए क्या बोला है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो दो बिंदुओं से समान दूरी पर है। अब मान लीजिए ये बिंदु है P, ठीक है ना। तो चित्र आप क्या बना सकते हैं कि P एक पॉइंट है h, 0 और इसकी जो है वो दो पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, सेम है। पहला पॉइंट क्या है 7,6 और दूसरा पॉइंट है 3,4। तो स्टार्टिंग कैसे करते हैं, स्टार्टिंग ऐसे करते हैं, गिवन दैट क्या दे रखा है बताइए, PA इज इक्वल टू PB। क्या दे रखा है, P की A से डिस्टेंस और P की B से डिस्टेंस क्या है, सेम है। अब आपको मैंने बताया था दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, क्या फॉर्मूला था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला मैंने बोला था अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो कैसे करेंगे बताइए, बताइए PA क्या होगा, h माइनस 7 का होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये तो होगा ना। अब PB क्या होगा बताइए, PB लिखिए h माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं अगर रूट हटाना हो तो क्या करना पड़ता है, दोनों ओर का वर्ग करने पर क्या लिखोगे यहाँ पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों ओर का वर्ग करने पर। कैसे करोगे, रूट हट जाएगा ना, तो होल स्क्वायर खोल लीजिए, h स्क्वायर प्लस 49 माइनस दोनों की गुना का दुगना कितना आएगा 14h और प्लस 36 इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6h और प्लस 16। अब सोल्व करिए, कैसे करेंगे बताइए, h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल, h वाले वन साइड लीजिए, तो 14h अगर इधर ले आते हैं तो ये बचेगा आपका 8h, है ना। और 49 और 6 55 और 30 85 और 85 में से कितना माइनस होगा 25, तो कितना बचा 60। तो 60 इज इक्वल टू 8h, h इज इक्वल टू 60 अपॉन 8। कैंसिल आउट करिए, 4 से कैंसिल आउट कर सकते हैं आप, तो h की वैल्यू आ गई 15/2। तो इसका मतलब है x अक्ष पर बिंदु क्या आ गया बताए,
एक्स अक्ष पर क्या बिंदु आया, क्या माना था आपने एक्स अक्ष पर बिंदु, h, 0 और h की वैल्यू कितनी आई है 15/2, तो 15/2, 0। तो ये हुआ आपका पहला प्रश्न। अब देखिए दूसरा प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि x के किस मान के लिए ये तीन बिंदु संरेख हैं। अब मैंने पहली बार आपको बताया था कि यदि तीन बिंदु एक सीधी रेखा में हो यानी संरेख हो तो क्या होता है, कोई त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा, और जब त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो संरेख के लिए क्या कंडीशन है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो यहां पे आप नोट कर लीजिए कि संरेख हेतु प्रतिबंध, संरेख हेतु शर्त क्या है बताइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। कारण क्या है कि अगर तीन बिंदु संरेख हो तो कोई त्रिभुज बनेगा ही नहीं। अब बताइए त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला था, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। जो पहला पॉइंट है उसे क्या मानते हैं, x1 y1, और जो दूसरा पॉइंट है उसे x2 y2, और जो तीसरा पॉइंट है उसे क्या मानते हैं, x3 y3। तो वैल्यू भरिए 1/2, x1 की वैल्यू बोलिए, x1 की वैल्यू है x, फिर x2 की वैल्यू बोलिए, x2 की वैल्यू कितनी होगी बताओ 2, और x3 की वैल्यू कितनी होगी, x3 की वैल्यू होगी 4, ठीक है ना। अब y2 माइनस y3, y2 कितना है 1 और y3 कितना है 5, तो यहां लिख दीजिए y2 माइनस y3 यानी 1 माइनस 5। अब लिखिए y3 माइनस y1 यानी 5 माइनस माइनस 1, ठीक है ना। और यहां पे क्या लिखोगे, y1 माइनस y2 यानी -1 माइनस 1 और इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब कैलकुलेशन करने की तरकीब क्या है कि जो 2 है ना इसकी मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगी, 0 में, ठीक है ना। तो ये यहां से हट जाएगा, तो कितना बच गया, -4x और प्लस 2 6 जा 12 और -8 इज इक्वल टू 0, है ना। तो -4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 यानी 4x इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो आपने जान लिया ना कि x की वैल्यू कितनी होगी, नोट कर लीजिए। अब तीसरा क्वेश्चन फिर वही है कि यदि तीन बिंदु संरेख हो, एक सरल रेखा में हो, तो सिद्ध करना है a/h प्लस b/k इज इक्वल टू 1। तो देखिए संरेख हेतु प्रतिबंध में आपको लिख चुका, संरेख के लिए क्या प्रतिबंध है बताओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो यहां पे लिख दीजिए आप संरेख हेतु प्रतिबंध, संरेख हेतु प्रतिबंध। क्या प्रतिबंध है, अगर तीन बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस वही फॉर्मूला लिख लीजिए x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y और इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब पहला जो पॉइंट है वो है h, 0। तीसरा प्रश्न पढ़िए, यदि बिंदु h, 0 a, b और 0, k एक सरल रेखा में हो, एक सरल रेखा का मतलब क्या है बताइए, संरेख है, तो पहले पॉइंट को क्या मानते हैं, x1 y1, और दूसरे पॉइंट को क्या मानते हैं, x2 y2, और तीसरे पॉइंट को क्या मानते हैं, x3 y3, ठीक है ना। और जब बराबर 0 रखेंगे तो ये जो 1/2 वाला 2 होगा इसकी मल्टीप्लाई 0 में हो जाएगी ना, तो बस ये तो खत्म हो गया। अब x1 की वैल्यू रखिए डायरेक्ट, x1 की वैल्यू होगी h और y2 माइनस y3 कितना हो जाएगा बताइए, b माइनस k प्लस x2 भरिए, x2 कितना है, x2 की वैल्यू है a और y3 माइनस y1, y3 कितना है बताइए k और माइनस y1 कितना है 0 और प्लस x3 कितना होगा, x3 0 है, और जब x3 0 है तो यहां पर कोई भी वैल्यू हो टोटल क्या हो जाएगा बताइए, 0 होगा। देखिए y1 माइनस y2 की वैल्यू रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब सोल्व करिए, यहाँ पर इंप्लाई का निशान आप लगा सकते हो, तो h की मल्टीप्लाई b में करेंगे, hb माइनस hk प्लस ak इज इक्वल टू 0। अब देखिए सॉल्व करने की क्या टेक्निक होगी, जो पॉजिटिव वाले हैं उसे वन साइड रखते हैं और नेगेटिव वाले को दूसरी साइड ले जाएंगे। तो
तो ये बनेगा आपका HB प्लस AK इज इक्वल टू HK। अब यहां पर लाना क्या था, लाना था 1, A अपॉन H प्लस B अपॉन K इज इक्वल टू 1। तो क्या करेंगे बताइए, HK से डिवाइड करेंगे, तो यहां पे लिखिए डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय HK, यानी दोनों ओर HK से भाग देने पर। तो जब HK से भाग करोगे तो क्या आएगा, HB अपॉन HK प्लस AK अपॉन HK और इज इक्वल टू HK अपॉन HK। सोल्व करिए, K से K कैंसिल और H से H कैंसिल, तो क्या आ गया आंसर आपका, B अपॉन K प्लस A अपॉन H इज इक्वल टू 1। और यही तो प्रूव करना था। अब देखिए सरल रेखा के 3 और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूं। आपको मैंने बताया था कि सरल रेखा के कितने रूप होते हैं, सरल रेखा के 3 रूप होते हैं। पहला रूप क्या है बताइए, पहला रूप है प्रवणता अंतःखंड रूप। क्या बताया था, रेखा का पहला रूप क्या होगा, प्रवणता रूप, प्रवणता रूप, इसे हम प्रवणता अंतःखंड रूप भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और प्रवणता अंतःखंड रूप रेखा का समीकरण क्या होगा, y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी। m क्या होगी, m होगी हमारी रेखा की प्रवणता, m क्या होगी, रेखा की प्रवणता, m क्या होगी हमारी रेखा की प्रवणता। अब m का फार्मूला क्या है, नोट करिए, m का फार्मूला होगा tan थीटा, m का फार्मूला क्या होगा, tan थीटा। अगर कोई रेखा x अक्ष से थीटा कोण बनाती है तो उस रेखा की प्रवणता किससे कैलकुलेट होगी, tan थीटा से कैलकुलेट होगी। और c क्या होगा बताइए, c होगा y अक्ष पर कटा अंतःखंड, c क्या होगा, y अक्ष पर कटा अंतःखंड। यह पहला रूप। अब दूसरा रूप देखिए, रेखा के दूसरे रूप का नाम है अंतःखंड रूप। रेखा का दूसरा रूप क्या था, अंतःखंड रूप, इंटरसेक्ट फॉर्म। और अगर कोई रेखा x अक्ष पर a और y अक्ष पर b अंतःखंड काटती है तो उस रेखा का समीकरण होगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1। a क्या होगा, x अक्ष पर कटा अंतःखंड और b क्या होगा, y अक्ष पर कटा अंतःखंड। अब तीसरा रूप है लंब रूप। तीसरा रूप क्या है बताइए, लंब रूप रेखा का। ये क्या है, ध्यान से समझ लीजिए। लंब रूप रेखा का समीकरण होगा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। लंब रूप रेखा का समीकरण नोट करिए, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। अब देखिए, मान लीजिए ये कोई रेखा है ना, तो ये लंब रूप रेखा कब कहलाएगी, अगर इस रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई तो p हो। मान लीजिए ये मूल बिंदु है और ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो ये वाली रेखा लंब रूप कब कहलाएगी, अगर इस रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई कितनी हो, p हो, और ये जो डाला गया लंब है ये धन x अक्ष से अल्फा कोण बनाता हो, तो लंब रूप रेखा का समीकरण होगा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। इन्हीं 3 फॉर्मूले पे प्रश्न है। पहला प्रश्न पढ़िए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष से 45 अंश का कोण बनाती है। अब बताइए, x अक्ष से अगर कोई रेखा 45 अंश का कोण बनाती है तो इसकी हेल्प से हम क्या बता सकते हैं कि रेखा की प्रवणता कितनी होगी बताइए। m का फॉर्मूला क्या बताया था हमने, m बराबर होता है tan थीटा, यानी ये कितना बन गया आपका tan 45, तो वैल्यू कितनी आएगी 1, ठीक है ना। तो रेखा की प्रवणता आपके पास है। तो बताइए, अगर रेखा की प्रवणता मालूम हो तो रेखा का समीकरण क्या होगा, y बराबर mx प्लस सी। तो आप लिख सकते हैं कि रेखा का समीकरण क्या हो चुका, y बराबर mx प्लस सी। m की वैल्यू रख दीजिए, तो y बराबर किसके हो गया 1x प्लस सी। अब देखिए, अभी तक आप c का मान नहीं निकाल पाए, तो ध्यान देंगे क्वेश्चन में बोला गया है कि जो हमारी रेखा है वो किससे पास हो रही है, -4,3 से होकर जाती है। तो लिख दीजिए इट पासेस थ्रू, जो हमारी रेखा है वो किस पॉइंट से पास हो रही है, -4,3 से पास हो रही है। तो x के प्लेस पे भरेंगे -4 और y के प्लेस पे भरेंगे 3, और इसकी सहायता से किसकी वैल्यू निकल जाएगी, c की वैल्यू निकल जाएगी।
तो भरिए, y की जगह 3 भर दीजिए, x की जगह -4, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो अभिष्ट रेखा क्या आ जाएगी बताओ, रिक्वायर्ड लाइन क्या आ जाएगी बताइए, y x + 7, ये आपका आंसर। दूसरा प्रश्न है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो धन अक्षों पर क्रम से 3 और 4 इकाई के अंतःखंड काटती है। देखिए, अगर कोई रेखा अक्षों पर अंतःखंड काटती है तो वो रेखा कौन से रूप की होगी, अंतःखंड रूप की होगी। और आप जानते हैं x अक्ष पर कटा अंतःखंड होता है a और y अक्ष पर कटा अंतःखंड क्या होगा, b होगा। तो बताइए a की वैल्यू कितनी दे रखी है दूसरे क्वेश्चन में, बताइए क्या बोला है, धन अक्षों पर क्रम से 3 और 4 मात्रक के अंतःखंड काटती है। तो आप क्या बोलेंगे, गिवन दैट a = 3 और b = 4। x अक्ष पर कटा अंतःखंड 3 है और y अक्ष पर कटा अंतःखंड 4 है। चित्र कैसे बनाएंगे, मान लीजिए ये आपके अक्ष हैं, तो रेखा कैसे जा रही है, रेखा इस प्रकार से जा रही है। x अक्ष पर कटा अंतःखंड कितना है 3 और y अक्ष पर कटा अंतःखंड कितना है 4। तो x अक्ष पर कटे अंतःखंड को बोलते हैं a और y अक्ष पर कटे अंतःखंड को b। तो बताओ अंतःखंड रूप रेखा का समीकरण बताइए, अंतःखंड रूप क्या होगा बताओ, x/a + y/b = 1, x/3 + y/4 = 1। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ना, ठीक है ना। अब तीसरा प्रश्न क्या बोला गया है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई कितनी है, 5 मात्रक है। और देखिए जो तीसरी रेखा है वो लंब रूप रेखा का समीकरण मैंने बताया था, x cos α + y sin α = p, और p क्या होगा, मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। तो क्या बोला गया है, मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी है, 5 मात्रक। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है बताइए, p की वैल्यू दे रखी है p = 5 और डाला गया लंब धन x अक्ष से कितने का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। धन x अक्ष से कितने का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। तो ये अल्फा होगा ना, क्योंकि हमने बताया था कि लंब रूप रेखा का समीकरण होता है x cos α + y sin α = p। p क्या है, p क्या है बताइए, रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, और अल्फा क्या है, उस लंब का धन x अक्ष से झुकाव। तो अल्फा कितना है, 30 डिग्री। अब बताइए लंब रूप रेखा का समीकरण क्या होगा, बोल दीजिए जल्दी से। लंब रूप रेखा का समीकरण क्या होगा बोलिए, x cos α + y sin α = p। p की वैल्यू कितनी है, 5। वैल्यू पुट कर दीजिए, cos 30 की वैल्यू √3/2 और sin 30 की वैल्यू 1/2 = 5। एलसीएम लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। अब देखिए पहला प्रश्न है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा अक्षों पर कटे अंतःखंडों का योग कितना है, 9 मात्रक है, और जो बिंदु 2,2 से होकर जाती है। ध्यान से पढ़ लीजिए, हमें उस रेखा का समीकरण याद करना है जिसके द्वारा अक्षों पर कटे अंतःखंडों का योग कितना है, 9 मात्रक है, और जो बिंदु 2,2 से होकर जाती है। अब आपने सुना था कि अगर कोई रेखा अक्षों पर अंतःखंड काटती है तो उस रेखा का समीकरण क्या होगा, x/a + y/b = 1। a क्या होगा, x अक्ष पर कटा अंतःखंड, और b क्या होगा, y अक्ष पर कटा अंतःखंड। तो बताइए पहले प्रश्न में क्या दे रखा है, बताइए आपको क्या दिखाई दे रहा है। पहले प्रश्न में क्या दे रखा है कि अक्षों पर कटे अंतःखंडों का योग कितना है, 9 मात्रक। और अक्षों पर अंतःखंड क्या मानते हो आप, x अक्ष पर कटा अंतःखंड a है और y अक्ष पर कटा अंतःखंड b है, यानी दे रखा है a + b = 9, यही तो दे रखा है। और बताइए अगर कोई रेखा अंतःखंड काटती है तो उस रेखा का समीकरण क्या होगा, अंतःखंड रूप रेखा का समीकरण क्या बताया था आपको, x/a + y/b = 1। ठीक है ना, ठीक है ना। अब बताइए b की वैल्यू यहां से कितने लिख सकते हो आप, b की वैल्यू हो जाएगी 9 - a। तो यहां पे रख दीजिए x/a + y/9 - a = 1।
अब ये रेखा का समीकरण निकालने के लिए केवल आपको a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और a की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए उसने दिया हुआ है कि हमारी रेखा किस पॉइंट से पास हो रही है, 2,2 से पास हो रही है। तो क्या लिखोगे बताओ, इट पासिस थ्रू, क्या लिखेंगे, इट पासिस थ्रू। ये रेखा किस पॉइंट से पास हो रही है बताइए, इट पासिस थ्रू 2,2। तो x के प्लेस पे भी 2 भर दीजिए और y के प्लेस पे भी 2 भर दीजिए। तो ये बनेगा आपका 2/a प्लस 2/9 माइनस a इक्वल टू 1। एलसीएम लीजिए, बताइए 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 2a प्लस 2a इज इक्वल टू a इंटू 9 माइनस a, तो यानी 9a माइनस a स्क्वायर। एलसीएम लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे ना, तो फैक्टर क्या हो जाएंगे इसके, a माइनस 6 और a माइनस 3, यानी a की वैल्यू एक तो 6 आएगी और एक 3, या तो a का मान 6 होगा या फिर a का मान 3 होगा। तो आप जानते हैं अगर a की वैल्यू 6 रखेंगे तो b की वैल्यू कितनी आएगी, 9 माइनस a के हिसाब से b की वैल्यू आ जाएगी 3, और अगर a की वैल्यू 3 रखते हो तो b की वैल्यू 6 आ जाएगी। यानी रेखा का समीकरण क्या होगा बताइए, क्या होगी रिक्वायर्ड लाइन। तो अभिष्ट रेखा का समीकरण होगा, अगर a का मान 6 होगा तो b का मान 3 होगा, यानी x/6 प्लस y/3 बराबर 1, ठीक है ना, ये आंसर आएगा पहला। और अगर a का मान आप 3 रखते हो और b का मान 6 रखते हो तो रेखा का समीकरण आ जाएगा x/3 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों पर समान अंतःखंड काटती है। ये तो बहुत आसान है, क्या बोला है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों पर समान अंतःखंड काटती है, यानी x अक्ष पर कटा अंतःखंड बराबर y अक्ष पर कटा अंतःखंड बराबर a, ठीक है ना, और बिंदु 2,3 से होकर जाती है। तो बताइए अंतःखंड रूप रेखा अगर लिखनी हो और समान अंतःखंड काटती हो तो b की वैल्यू भी क्या रख देंगे, a रख देंगे। तो क्या बनेगी रेखा का समीकरण, x/a प्लस y/a इज इक्वल टू 1। अब एलसीएम लीजिए, तो ये बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू a। केवल a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके लिए साधन दिया हुआ है कि बिंदु 2,3 से पास हो रही है। तो क्या लिखोगे आप, इट पासिस थ्रू 2,3। तो 2,3 से पास करिए, x के प्लेस पर 2 रख दीजिए, y के प्लेस पर 3, तो ये बनेगा 2 प्लस 3 इज इक्वल टू a, यानी 5 इज इक्वल टू a। तो रिक्वायर्ड लाइन क्या आ जाएगी बताइए, क्या आ जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो बहुत सिंपल है ना। तो अंतःखंड रूप रेखा के क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद देखिए लंब रूप। अब देखिए क्वेश्चन है कि यदि एक रेखा अक्षों पर क्रम से a और b लंबाई के अंतःखंड काटती है, ठीक है ना, और मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई p है, तो आपको सिद्ध करना है कि 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²। तो ध्यान देंगे क्या दे रखा है कि एक रेखा अक्षों पर क्रम से a और b के अंतःखंड काटती है। तो कौन सी रेखा होगी ये, अंतःखंड रूप रेखा के समीकरण होगा, ठीक है ना। तो बताइए सबसे पहले रेखा का समीकरण क्या लिखेंगे, x/a प्लस y/b बराबर 1। ये कब लिखा जाता है, जब x अक्ष और y अक्ष पर कटे अंतःखंड दे रखे हो तो अंतःखंड रूप रेखा का समीकरण लिखते हैं कि नहीं। तो क्या लिखा था कि एक रेखा अक्षों पर क्रम से a और b लंबाई के अंतःखंड काटती है, तो अंतःखंड रूप रेखा का समीकरण क्या होगा, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। और इस रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई कितनी है, p है। अब ध्यान दीजिए 10th क्लास में आपको बताया होगा कि अगर कोई रेखा दे रखी है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ठीक है ना, तो इस रेखा पर x1, y1 बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, x1, y1 से रेखा नंबर 1 पर बोलिए डाले गए लंब की लंबाई, डाले गए लंब की लंबाई। क्या फॉर्मूला होगा लंब की लंबाई का, कैसे डालते हैं लंब, तो लंब की लंबाई को बोलते हैं p, और कैसे निकलता है, ये वाला बिंदु इस रेखा के अंदर भर देंगे,
यानी x के प्लेस पे रखेंगे x1 और y के प्लेस पर रखेंगे y1, तो क्या बनेगा बताइए, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट में लिखेंगे x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग, और इसका क्या होगा मॉडुलस, क्योंकि लंब की लंबाई ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ध्यान दीजिए, जो ये रेखा लिखी गई है, इस रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p है, और मूल बिंदु किसे बोलते हैं, 0 0, यानी यहां पे लिखिए आप 0 0 से रेखा नंबर 1 पर डाले गए लंब की लंबाई, डाले गए लंब की लंबाई। क्या फॉर्मूला होगा बताइए लंब की लंबाई का, x के प्लेस पर भी 0 रखेंगे और y के प्लेस पर भी 0 रखेंगे। अब मान लीजिए x के प्लेस पर आप 0 डालते हो तो क्या होगा, 0 अपॉन a, 0 अपॉन a बनेगा 0 प्लस 0 अपॉन b कितना बन जाएगा 0, और पूरी रेखा को वन साइड लाएंगे तो -1 = 0, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, ठीक है ना। और अपॉन में क्या लिखेंगे, x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग। अब x का गुणांक कितना है बताइए, यहाँ पर 1/a, ठीक है ना, और y का गुणांक भी क्या होगा 1/b, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/a² प्लस 1/b²। ध्यान दीजिए, x के प्लेस पर आपको भरना है 0 और y के प्लेस पर भी भरना है 0, और पूरी लाइन को एक साइड ले जाइए, यानी बराबर 1 है तो क्या लिखेंगे -1 = 0, ठीक है ना। तो क्या लेंगे 0 + 0 -1 अपॉन x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग। अब क्या करेंगे, दोनों ओर का वर्ग करने पर, रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों ओर का वर्ग करने पर, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आएगा बताइए, p² = 1/1/a² प्लस 1/b²। अब इसको यहां रख दीजिए और इसको यहां रख दीजिए, तो क्या होगा 1/a² प्लस 1/b² = 1/p² आ जाएगा कि नहीं, और यही तो सिद्ध करना था, ठीक है। अब एक और प्रश्न है कि कोण कैसे ज्ञात करते हैं। मान लीजिए पहली रेखा दे रखी है y - √3x - 5 = 0, और दूसरी रेखा दे रखी है √3y - x + 5 = 0। तो इन दो रेखाओं के बीच का कोण कैसे ज्ञात करते हैं, इसका भी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि दो रेखाओं के बीच के कोण का फॉर्मूला होगा m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, ठीक है ना। और m1 क्या होगा, m1 होगी पहली रेखा की प्रवणता और m2 होगी दूसरी रेखा की प्रवणता। और बताइए प्रवणता कैसे निकलती है, m1 कैसे निकलेगा, मान लीजिए इस रेखा की प्रवणता निकालनी है, कैसे निकालते थे, m का क्या फॉर्मूला बताया था, माइनस में x का गुणांक अपॉन y का गुणांक। क्या फॉर्मूला था, माइनस में x का गुणांक और अपॉन y का गुणांक। तो बताइए पहली रेखा की प्रवणता कैसे निकलेगी, माइनस तो बाहर, अब x का गुणांक कितना है इसमें -√3, तो -√3 है ना, तो प्लस हो जाएगा कि नहीं, और y का गुणांक कितना है 1, तो इसका मतलब m1 का मान कितना आ गया प्लस के √3। अब m2 बताइए, m2 मतलब दूसरी रेखा की प्रवणता, इस रेखा की प्रवणता बताइए इस रेखा की प्रवणता क्या होगी, माइनस बाहर, x का गुणांक कितना है -1, तो यानी +1 हो जाएगा कि नहीं, अपॉन y का गुणांक कितना हो गया √3, तो m2 की वैल्यू भी निकल गई। अब क्या रखिए, tan थीटा में रखिए फॉर्मूले में, बताइए m1 की वैल्यू कितनी थी √3 माइनस m2 की थी 1/√3 और अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, m1 था √3 और m2 था 1/√3, तो देखिए ये कट गया। अब सोल्व करिए, देखो √3 की √3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3, 3 - 1 2/√3 और अपॉन में है 2, है ना, तो ये कितना आ जाएगा 1/√3। तो tan थीटा की वैल्यू अगर 1/√3 है तो थीटा का मान कितना होगा 30 अंश होगा कि नहीं, ठीक है ना।